नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। सीएम की मौजूदगी में होगा टेक्सटाइल पार्क के लिए एमओयू। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। लखनऊ और हरदोई के बीच बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच होगा एमओयू। तो आज ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ टेक्सटाइल पार्क की आज स्थापना करेंगे। ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्धारित है और इसके समक्ष तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ आज कार्यक्रम में सीएम योगी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ और हरदोई के बीच बनेगा ये टेक्सटाइल पार्क और इसके लिए टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा। तो टेक्सटाइल पार्क की आज एक नई सोच के साथ शुरुआत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज ये विशेष कार्यक्रम है और किस तरीके से इस कार्यक्रम में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, एमओयू साइन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? स्थानिक तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार नए इंडस्ट्री नए प्राप्त करने को दिशा में काम किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है। इसको लेकर के एमओयू साइन करेंगे। निश्चित तौर पर केंद्रीय मौजूदगी में ये टेक्सटाइल पार्क के लिए एमओयू होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। लखनऊ और हरदोई के बीच में ये टेक्सटाइल पार्क बनना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के अमली जमा पहनाने के लिए काम किया जा रहा है। लखनऊ और हरदोई के बीच में 1000 एकड़ में जो है टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच में एमओयू साइन होगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो है मांग हो रही थी और आखिरकार वो अब स्वीकार होने वाली थी। बिल्कुल। और अश्विनी, देखिए, कितने बजे का ये पूरा कार्यक्रम होगा, क्या इसको लेकर तैयारियां की जा रही है? एमओयू साइन होगा। आधिकारिक रूप से समय अभी डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से ये कार्यक्रम कोई विशेष तौर पर नहीं, एक बंद कमरे में कार्यक्रम होगा, जिसमें एक मंत्री केंद्र होंगे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों लोगों के बीच चर्चा होगी और उसके बाद एमओयू साइन होगा। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से अब खबर। 3 दिवसीय G20 समिट का दूसरा दिन आज। 3 दिवसीय आयोजन में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर होगा सत्र। विदेशी अतिथियों के लिए होगा काशी भ्रमण का कार्यक्रम। 17 से 19 अप्रैल तक होंगे G20 की बैठकें। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लेंगे प्रतिनिधि इस दौरान। इसी के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार व एक भविष्य की नींव रखेगा G20 सम्मेलन। तो विदेशी अतिथियों के लिए होगा काशी भ्रमण का ये कार्यक्रम, जहां विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर चर्चा। साथ ही साथ सभी विदेशी मेहमान शाम को सारनाथ जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आपको बता दें, सारनाथ में संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। विदेशी मेहमान बुद्धा थीम पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे। विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर सत्र होगा। तो G20 का ये शिखर सम्मेलन, जिसका कल से आगाज हुआ, 3 दिवसीय ये चलने वाला है और ऐसे में आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। पूरे वाराणसी शहर को सजाया गया है जिला प्रशासन की ओर और सभी प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। शहर के एक एक चौराहों पर वसुधैव कुटुंबकम लिखकर अपनी संस्कृति की एक झलक भी दिखाई गई है और साथ ही साथ अतिथियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, ये भी दर्शाया गया है। तो इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका,
ये इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं सम्मेलन में। तो ये 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन और इस दौरान आज दूसरा दिन और खास तैयारियों के बीच, जहां आज का कार्यक्रम आपको बता दें, विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य पर चर्चा। सभी विदेशी मेहमान शाम को सारनाथ जाएंगे और इसी के साथ सारनाथ में संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। इसी के साथ विदेशी मेहमान बुद्धा थीम पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे। मेरठ से अब खबर यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर। ये बड़ी अपडेट है। सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास आई है, जहां कमजोर हुआ अखिलेश और जयंत का गठजोड़। विधानसभा चुनाव के बाद फिर सीट बंटवारे में दखल। आरएलडी ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ में सपा ने सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक आरएलडी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आरएलडी के गढ़ में सपा ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा और आरएलडी में टिकट बंटवारे पर सहमति नहीं। अधिकांश सीटों पर सपा आरएलडी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा और आरएलडी का गठबंधन निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं सपा और आरएलडी के, वो एक दूसरे के ही सामने खड़े हुए हैं। 2022 में जो जोड़ी नजर आई थी वो निकाय चुनाव में नहीं नजर आ रही है। आरएलडी के गढ़ में सपा ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा और आरएलडी में टिकट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। तो अधिकांश सीटों पर सपा आरएलडी के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हुए हैं। तो यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां सपा आरएलडी का जो गठबंधन है वो निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। कोई सामंजस्य नहीं बन पाया है। मेरठ से अगली खबर, विशु हत्याकांड को लेकर होगी महापंचायत। हस्तिनापुर में आज महापंचायत का ऐलान। 36 बिरादरियों की होगी महापंचायत। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में होगी महापंचायत। तो 36 बिरादरियों की महापंचायत होगी। समाज के प्रतिनिधि हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में महापंचायत होगी। तो परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में होगी महापंचायत। तो परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में महापंचायत होगी। तो आज सांत्वना देने गुर्जर समाज जाएगा, जहां 36 बिरादरियों की महापंचायत होगी। इस दौरान परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। इसी के साथ हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में महापंचायत होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, समलैंगिक विवाहों को मान्यता देंगे संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी, जहां उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। याचिका में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग है। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ करेगी सुनवाई। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ करेगी सुनवाई। तो केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ सुनवाई करेगी, जहां केंद्र सरकार की तरफ से समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने पर विरोध प्रकट किया गया है और इसको लेकर आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। प्रयागराज से अब खबर, शूटर अब्दुल कवि को लेकर सुनवाई आज। शूटर अब्दुल कवि के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड का मामला, राजूपाल की हत्या के बाद जारी हुआ था लाइसेंस निरस्त करने के लिए आज सुनवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में आज सुनवाई होगी। तो शूटर अब्दुल कवि के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड का ये पूरा मामला है।
लाइसेंस निरस्त करने के लिए आज सुनवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में आज सुनवाई होगी। राज्यपाल की हत्या के बाद जारी हुआ लाइसेंस निरस्त करने के लिए आज सुनवाई होगी। तो जिला मजिस्ट्रेट की अदालत इस पर सुनवाई करेगी। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी। शूटल अब्दुल कवि को लेकर आज सुनवाई होगी। प्रदेश भर में निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर लिस्ट जारी कर रही हैं, तो वहीं नामांकन का दौर भी जारी है। खबर है कि झांसी से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर किरण वर्मा ने निर्दलीय नामांकन किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी संगठन पर भी निशाना साधा है। हम पिछली बार रहे हैं महापौर और हमने झांसी में काम नहीं किया है। और तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय ने यहाँ पे नामांकन किया है और हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती रही। मैं भी एक कार्यकर्ता रही और मुझे चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस समय संगठन का निर्णय गलत हुआ और किसी झांसी के बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसके लिए हम विरोध करते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर नामांकन किया है। तो आप सभी जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति बिहारी लाल आर्या जी जो झांसी के नहीं हैं, उन्होंने नामांकन किया है आज। और क्योंकि ये झांसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन से जुड़े बहुत से कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती तो हम उसके साथ थे, लेकिन झांसी से बाहरी व्यक्ति को टिकट देके ये संगठन का गलत निर्णय है और इसके विरोध में हमने आज निर्दलीय नामांकन किया। जालौन से अब खबर, पुलिस ने किया हत्यारोपी को गिरफ्तार। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ छात्र का हत्यारोपी। आरोपी के पैर में लगी थी गोली, घायल हुआ है। प्रभारी निरीक्षक की पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी और छात्रा की हत्या करने के बाद से फरार था। शादी से मना करने पर आरोपी ने छात्रा की हत्या की। हत्यारोपी ने गोली मारकर छात्रा की हत्या कर दी। एच कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना 8 क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवती के साथ 2 युवकों ने घटना कारित की थी। उस घटना में युवती की मृत्यु हो गई थी। तो उसके उपरांत तत्काल हमारी कई टीमें 4 टीमें गठित की गई थी इस पूरी घटना के अनावरण के लिए। जो मुख्य अभियुक्त थे राजू अहिरवार, उसके विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी परिवार के द्वारा और मुकदमा पंजीकृत किया गया था। राजू अहिरवार को जब हिरासत में लिया गया एवं उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया। इसके अलावा अन्य जो हमारे पास साक्ष्य थे उसके आधार पर ये इस्टेब्लिश हुआ कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से, और दोनों ही एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से एवं कॉल्स के माध्यम से, और बीच बीच में मिलते भी थे। तो और दोनों सजातीय होने के कारण दोनों की शादी की भी बात इसमें चली थी। लेकिन लड़का जो था, कुछ बात हुई लड़का और लड़की के मध्य, जिसमें जो लड़की है उसने फिर इससे संबंध विच्छेद कर लिए, जिस कारण से लड़का नाराज़ हो गया था और लगातार उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन लड़की ने उससे किसी भी तरह से मना कर दिया था हर तरह से। तो उसके बाद उसी नाराज़गी में उसने ये अपने एक ममेरे भाई के साथ मिलकर प्लानिंग। जरायम से लेकर सियासत तक अतीक अहमद ने 4 दशकों में एक लंबा सफर तय किया। इसमें अतीक की फर्श से लेकर अर्ज तक की कहानी छिपी है, लेकिन इस कहानी में कई किरदार ऐसे हैं जिसने अतीक को बुलंदियों पर पहुंचाया और आखिरकार 14 सेकंड में उसे मिट्टी में मिला दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या किसने करवाई? कौन चाहता था कि अतीक और अशरफ जुबान ना खोले? आखिर ऐसा कौन सा राज था जो अगर सामने आ जाता तो कहर ढा जाता? देखिए प्रयागराज से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जरायम से लेकर सियासत तक की 4 दशकों के सफर में अतीक अहमद ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया और इस दौरान उसने अपने राजनीतिक और आपराधिक रसूख को बुलंदियों तक पहुंचाया। एक वक्त था न जाने कितनी सरकारें, न जाने कितनी जनप्रतिनिधि उसके आगे सजदा करते थे। वो वक्त भी आया जब शहर का नामी से नामी बिल्डर, कारोबारी, उद्योगपति, अफसर और मंत्री और जनप्रतिनिधि उसके आगे माथा टेकते थे। लेकिन वक्त बदला और देखते ही देखते अतीक और अशरफ का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसी के बाद वो वक्त भी आया जब 14 सेकंड में अतीक और अशरफ की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इस बीच एक सवाल भी छोड़ गई
कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रिमांड के दौरान ही अतीक और अशरफ को ठिकाने लगा दिया गया। क्या कोई ऐसा राज था जिसके बाहर आने का डर था? क्या कोई ऐसी जो है बात थी कि अगर वो बाहर आ जाती तो कोहराम मच जाता? यही वजह है कि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ ने कुछ मुअज्जिज हस्तियों के नाम बताए थे और कुछ के नाम सामने आ सकते थे। क्या यही डर अतीक और अशरफ की मौत की वजह बना? इसे समझते ही देखते पूरा नक्शा फलने फूलने लगा। पुलिस की रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ ने 45 से ज्यादा मुअज्जिज हस्तियों के नाम बताए थे, जिसमें शहर के नामी बिल्डर थे, कई उद्योगपति थे और कई बड़ी मुअज्जिज हस्तियां भी थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट जब उतारा गया, उसके पीछे की वजह अगर खंगालें तो कई ऐसे नाम थे जो अगर बेपर्दा हो जाते तो शायद राजनीतिक जगत से लेकर औद्योगिक जगत तक में भूचाल मच जाता। तो क्या अतीक और अशरफ की मौत के पीछे, इतनी जल्दबाजी के पीछे, क्या यही वजह थी? क्या यह डर सता रहा था कि कोई राज खुल जाएगा और अगर वो राज खुल गया तो हंगामा मच जाएगा? एक वक्त ऐसा आ गया जब किसी भी राजनेता को राजनीति में चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अतीक के सहारे की जरूरत पड़ने लगी और अतीक उनके लिए जरूरत बन गया। लेकिन कहते हैं जरूरत वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। एक वक्त था जब अतीक को इन राजनेताओं के संरक्षण की जरूरत थी, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अतीक खुद राजनीति में सिकंदर बन गया। 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद का रुतबा इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े रसूखदारों का रुआब भी उसके आगे बौना नजर आने लगा। बस वहीं से शुरू हुआ कांटे से कांटा निकालने का खेल। और जब हालात बदलते हैं, वही राजनेता जो कभी अतीक के आगे पलक बिछाते थे, सरकारों के बदलने के साथ उनके तेवर बदल गए। सियासी संरक्षण के अभाव में अतीक कमजोर पड़ने लगा, लेकिन माफिया का खौफ अगर कम हो जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। यही वजह थी कि अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसने बता दिया कि अतीक अभी जिंदा है। पर कहानी कुछ इस तरह पलटी कि अतीक के डेथ वारंट पर भी साइन हो गए। तय हो गया था कि अतीक बहुत ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। अतीक को उन तमाम पुराने सहयोगियों और मददगारों से बदला चुकाना था जिन्होंने मुसीबत पड़ने पर अतीक से मुंह मोड़ लिया। उसने इशारा भी किया था, अगर मैंने मुंह खोल दिया, ना जाने कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। बस यही डर अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने के लिए काफी था। और आखिरकार रिमांड पेशी के दौरान महज 14 सेकंड में अतीक और अशरफ की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अतीक और अशरफ की मौत से पहले ही ईडी ने अतीक के 15 करीबी बिल्डर और उद्योगपतियों पर अपना शिकंजा कस दिया था और ईडी कभी भी अतीक और अशरफ को रिमांड में लेकर क्रॉस इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। शायद यही वजह है कि एक बड़ा खतरा था कि अगर ईडी के सामने अतीक और अशरफ ने राज खोल दिए तो बहुत सारे लोग बेपर्दा हो जाएंगे। दरअसल ये राजरूपपुर, चकिया और धूमनगंज, ये जो पूरा इलाका है जिसको अतीक प्रभावित एरिया कहा जाता था, और कहते थे इस पूरे क्षेत्र में न जाने कितने बिल्डरों के साथ मिल करके जमीनों पर पहले कब्जे किए अतीक ने, उसके बाद बिल्डरों से वहां पर इमारतें बनाने के लिए कहा और अपने करीबी रिश्तेदारों को उन बिल्डिंगों का मालिक बना दिया। कुछ इसी तरह प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में न जाने कितनी बेशुमार संपत्ति अतीक अहमद ने बनाई। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे बिल्डर और उद्योगपतियों के लिए वो शेल्टर का काम भी करता था और उसके बदले में उनसे मोटी रकम लिया करता था। और शायद यही वजह है कि इस पूरे बिल्डर, माफिया और राजनेताओं के इस नेक्सस के खुलने का खतरा था और इसीलिए समय से पहले ही, इससे पहले कि अतीक और अशरफ की जुबान खुले, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। प्रयागराज के नामी रियल एस्टेट कारोबारी, चार्टेड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, उद्योगपतियों के 15 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, जहां से ईडी और सीडी को कई महत्वपूर्ण
जानकारियां और दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन ईडी अब ये जानकारी जुटाने में लगी थी कि 3 रियल एस्टेट कारोबारियों उद्योगपतियों के पीछे सफेद पोश माननीय कौन हैं, जिन्होंने अतीक को पाला पोसा और भस्मासुर बना दिया। जानकारी के मुताबिक अतीक और अशरफ ने 45 से ज्यादा नामों को सार्वजनिक भी कर दिया था, लेकिन अब कई बड़े नाम ऐसे थे जिनके खुलासे बाकी थे। रिमांड खत्म होने के साथ ही ईडी अतीक और अशरफ की रिमांड मांग सकती थी और उससे कई बड़े नाम बेपर्दा हो सकते थे। यही वजह है कि पश्चिम के बड़े सुंदर भाटी गैंग के सरगना, जो इस वक्त सोनभद्र की जेल में बंद है, को अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी गई और आखिरकार सुंदर भाटी के शूटरों ने अतीक और अशरफ को हमेशा हमेशा के लिए मौन कर दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अतीक और अशरफ की कब्र की तरह राज भी दफन हो जाएंगे या फिर वो माननीय बेपर्दा होंगे। प्रयागराज में अतीक, अशरफ और शाइस्ता के मददगारों की कोई कमी नहीं थी। यही वजह है कि जिस दिन अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया, ठीक उसी दिन ईडी ने 15 बड़े कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी। मेरे हाथ में ये वो पूरी लिस्ट है, इसमें उन तमाम कारोबारियों के नाम हैं जहां ईडी की छापेमारी हुई थी। ठीक पीछे जो पीवीआर सिनेमा है, इसके मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी संजीव अग्रवाल के यहाँ छापेमारी हुई थी। साकेत होटल के मालिक गुड्डू पांडे के यहाँ छापेमारी हुई थी। अतुल द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी, वो जैसे तमाम ऐसे नाम हैं जिनके यहाँ छापेमारी ईडी ने की थी। इसके साथ ही वो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, बिल्डर और कारोबारी भी ईडी के निशाने पर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद और शाइस्ता और अशरफ ने मिलकर के एक ऐसा नेक्सस बनाया था अपनी अवैध कमाई को, अपनी काली कमाई को सफेद में बदलने के लिए, कि प्रयागराज के कई नामी उद्यमी और कारोबारियों को मिलकर के एक इस तरीके से कंपनियां तैयार की गई थी कि जिससे उनकी काली कमाई सफेद में बदल जाए। अब ईडी की नजर उन तमाम कारोबारियों पर थी और इसके साथ ही अतीक और अशरफ कई और महत्वपूर्ण राज उगल सकते थे। तो क्या ईडी की छापेमारी या फिर ईडी अगर रिमांड पर लेकर अतीक और अशरफ से पूछताछ करती तो कुछ और बड़े खुलासे हो सकते थे और इन उद्यमियों और कारोबारियों के पीछे जो सफेद पोश चेहरे छिपे थे, क्या उन्हें बेनकाब होने का डर सता रहा था? यही वजह है कि अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। ऐसे में भले ही अतीक और अशरफ अब नेस्तनाबूद हो चुके हों, लेकिन उनके तमाम राजदार, वो तमाम राज अब खोलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी और सहयोगी विवेक पांडे व आशीष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।